नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत अमेरिका के बीच नई दिल्ली में 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय सार्थक संवाद संपन्न। दोनों देशों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी, हिंद प्रशांत, पश्चिम एशिया, यूक्रेन संघर्ष सहित तमाम मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अनेकों घोटालों में केसीआर और उनके परिवार का नाम आया सामने। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज था अंतिम दिन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को लेकर राज्यों को जारी की एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने का निर्णय किया स्थगित। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को दी मंजूरी। नीति से डिजिटल मीडिया पर प्रचार तंत्र को मजबूत बनाने में मिलेगी मदद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में लिया हिस्सा। आईटीबीपी जवानों के शौर्य, दृढ़ता और समर्पण की सराहना। और आज धनतेरस के साथ ही दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की हुई शुरुआत। देश भर के बाजारों में रौनक। धनतेरस पर लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। लॉयड ऑस्टिन के साथ मुलाकात को शानदार बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि हमारे बीच समृद्ध और उपयोगी चर्चा हुई। स्वतंत्र, खुले और नियमों से बंधे हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए भारत अमेरिका साझेदारी महत्वपूर्ण है। हमने अपने देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर बात की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। वहीं विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता बहुत उपयोगी और सार्थक रही। चर्चा में दोनों पक्षों के प्रमुखों, भारतीय पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और अमेरिका की ओर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की। हमने कई साझेदारियों पर चर्चा की। व्यापार और निवेश साझेदारी, प्रौद्योगिकी साझेदारी, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधित साझेदारी, विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला, प्रभुतीकरण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में साझेदारी, हमारी निरंतर भागीदारी, खनिज प्रतिभूतियों का क्षेत्र, आतंकवाद से निपटने में हमारे साझा प्रयास, ये सब द्विपक्षीय संबंधों के अवलोकन का हिस्सा बने। वहीं भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने बताया कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध सबसे मजबूत हैं। गिरिधर अरमाने ने बताया कि मंत्रियों ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में व्यापार और निवेश, तकनीकी साझेदारी, महत्वपूर्ण तकनीक के उभरते क्षेत्रों से संबंधित साझेदारी के अलावा आतंकवाद से निपटने के लिए साझा प्रयासों पर चर्चा की। वहीं विदेश सचिव ने बताया कि जहां तक कनाडा का सवाल है, हम सभी दोस्तों और साझेदारों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और इस मामले पर हमारी स्थिति को कई मौकों पर पूरी तरह से समझाया गया है। सुरक्षा हमारी मुख्य चिंता है और मुझे यकीन है कि आप सभी
गुरपनवंत सिंह पन्नू के हालिया वीडियो से अवगत होंगे, जो बेहद गंभीर सुरक्षा चिंता का मामला है। हमने अपने मित्रों और साझेदारों को अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। Today's dialogue has actually helped both India and the US to energize the multifaceted India-US cooperation and reaffirmed our partnership, the objectives and the goals inherent in it. We are grateful to the principals for guiding our efforts to elevate the India-US relations. Later in the evening, there would be call on the Honorable Prime Minister by the four principals on both sides. We, in the 2+2 meeting, shared our common and convergent interests and shared our mutual goals. Especially in the regional and global scenario, when the situation is very volatile, the visit of the dignitaries from US is of great significance. It affords an opportunity to review the security and see how the upholding of international law and humanitarian assistance can be looked at very closely and in a mutually comfortable fashion. We have seen a convergence of strategic and economic interests over a period of time. In fact, many times our strategic interests are subserved by our economic cooperation and codependence. Especially in the field of technology, our cooperation has gone to a new level. भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात की। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि एंटनी ब्लिंकन की यात्रा से भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में यहां 7 नवंबर को 20 सीटों पर 78% मतदान हुआ था। राजस्थान में भी चुनावी दंगल में नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहां सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा। तेलंगाना के वारंगल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों ने तेलंगाना को कर्ज में डुबा दिया है। राज्य बना तो कैश सरप्लस था। आज तेलंगाना 5 लाख करोड़ के कर्जे में है। ये पैसा कहां, किसने खाया? तेलंगाना का जितना विकास होना चाहते नहीं हुआ। यहां के युवाओं से कहा था 5 लाख नौकरी दे, केसीआर ने नहीं। यहां पर कहा था शेड्यूल कास्ट कि आपके लिए 3 एकड़ लैंड देंगे, 10 लाख रुपीस देंगे, 50,000 करोड़ रुपया कुल मिलाकर खर्च करेंगे। ये कुछ नहीं किया, ना उनको उनके अधिकार मिले हैं, और जो पैसा थोड़ा बहुत मिला भी उसमें से 30% करप्शन लेके पैसा वापस दिया गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय संचार ब्यूरो डिजिटल मीडिया क्षेत्र में अभियानों का संचालन करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विज्ञापन विंग है। यह नीति उभरते मीडिया परिदृश्य और मीडिया उपयोग के बढ़ते डिजिटलीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने एवं जागरूकता जगाने के सीबीसी के मिशन में एक महत्वपूर्ण अभियान को चिन्हित करती है। ये नीति डिजिटल यूनिवर्स में विशाल ग्राहक आधार डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश विकल्पों के साथ मिलकर लक्षित तरीके से नागरिक केंद्रित संदेशों को प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक उन्मुख अभियानों में लागत दक्षता भी लाई जा सकेगी। हाल के वर्षों में दर्शकों के मीडिया उपयोग को देखते हुए इसमें डिजिटल क्षेत्र की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप देश भर में इंटरनेट, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। ट्राई के भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक जनवरी-मार्च 2023 के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच 880 मिलियन से अधिक है और मार्च 2023 तक दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 1172 मिलियन से अधिक है। ये नीति सीबीसी को ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस में एजेंसियों और संगठनों को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाएगी। हमने नई डिजिटल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी बनाई है। पहले जो हम डिजिटल एडवर्टाइजमेंट देते थे वो केवल न्यूज़ चैनल्स के जो न्यूज़ डिजिटल उनके जो वेबसाइट थी केवल उस पर देते थे। अब हम न्यूज़ चैनल्स के बियॉन्ड हम किसी भी चीज़ पे जिस पे कस्टमर जाता हो, जिस पे पब्लिक जाती हो, वहाँ पर जो है हम एडवर्टाइजमेंट अपना करेंगे। उसको इससे लिंक नहीं करेंगे कि न्यूज़ चैनल है या क्या है। अगर जैसे यूथ है वो अगर पॉडकास्ट पे जाते हैं या म्यूज़िक शोज़ पे जाते हैं तो वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे करेंगे। महिलाएं हैं अगर वो कुकरी शो पे जाते हैं या किसी और शो पे जाते हैं तो उधर करेंगे। तो हम जो है हर तरह की वेबसाइट्स को, पॉडकास्ट को, म्यूज़िक के ऐप्स को, OTTs को, इनको सबको हम जो है उनके कॉमस्कोर से उनके कितनी व्यूअरशिप है उसके हिसाब से उसके अंदर हम उनका चयन करेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 का मसौदा जारी कर दिया है। इसे जनता के सामने सुझाव के लिए रखा गया है। जनता 30 दिन तक अपने सुझाव दे सकती है। इस मसौदे में देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक समेकित ढांचे का प्रावधान है। ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल ये हमने आज पब्लिक डोमेन में डाला है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है जो कि कई वर्षों से इसकी चर्चा होती आ रही है। आज जो हमारे एक्ट है, हम जो है एक केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट है जो 1985 का है, लगभग 40 साल पुराना है। बाकी जो हमारे जो हम पावर ड्रॉ करते हैं वो वायरलेस एक्ट है, वो जो 1885 ब्रिटिश कालीन एक्ट है, और एक IT एक्ट है जो कि जिसमें हम डिजिटल मीडिया को हम रेगुलेशंस बनाते हैं। तो ये सबको हम एक उस पर लाएंगे, एक दायरे में लाएंगे। इसमें आज हमने पब्लिक डोमेन में डाला है। जो भी स्टेक होल्डर्स है, मीडिया की एजेंसीज हैं, सबसे हमारा अनुरोध है पब्लिक से कि इसके ऊपर अपने विचार अगले 30 दिन में दें, जिससे कि हम आगे इसको सुचारू रूप से ले जा सकें। वहीं त्योहारी मौसम में आम लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। समाचार रॉयटर्स पोल के मुताबिक भारत की रिटेल महंगाई दर अक्टूबर में 4 महीने के निचले स्तर 4.8% पर आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के 4% मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की गति अक्टूबर में 4 महीने के निचले स्तर 4.80% तक कम हो सकती है। ये सुझाव एक रॉयटर्स पोल ने दिया है। सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई और अगस्त में खाद्य पदार्थों की अस्थिर कीमतों में बढ़ोतरी के बाद शायद कुछ कमी आई है। हालांकि प्याज की कीमतें अभी भी तेजी से बढ़ रही हैं। 6 से 9 नवंबर को 53 अर्थशास्त्रियों ने रॉयटर्स के सर्वेक्षण के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI अक्टूबर में 4.80% की वार्षिक दर पर था, जो सितंबर में
5.02% से कम था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमवार को जारी होने वाला डेटा के पूर्वानुमान यानी 4.47 से 5.55% के दायरे में था। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 6.7% पर बरकरार रखा है। मूडीज का मानना है कि देश में मजबूत घरेलू मांग के चलते आगे भी विकास की रफ्तार ऐसे ही कायम रहेगी। मूडीज ने अपने ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक 2024 और 25 में कहा कि प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक बैकग्राउंड के कारण निर्यात कमजोर है, लेकिन घरेलू मांग में लगातार बढ़ोतरी भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। मूडीज ने उम्मीद जताते हुए कहा कि भारत की रियल जीडीपी 2023 में करीब 6.7%, 2024 में 6.1% और 2025 में 6.3% की दर से बढ़ेगी। भारत की आर्थिक वृद्धि दर जून तिमाही में 7.8% रही, जो मार्च तिमाही में 6.1% थी। घरेलू खपत 6% बढ़ी है। साथ ही पूंजीगत व्यय और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में भी तेजी है, जिससे देश की जीडीपी मजबूत हो रही है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती सितंबर तिमाही में भी जारी रहेगी। मूडीज ने आगे कहा कि जीएसटी संग्रह, बढ़ती वाहन बिक्री, बढ़ता उपभोक्ता भरोसा और डबल डिजिट की क्रेडिट ग्रोथ से पता चलता है कि मौजूदा त्योहारी सीजन के बीच शहरी उपभोग मांग में बढ़ोतरी होगी। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अधूरी लगती है दिवाली खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। कहीं किसी जरूरतमंद को मुफ्त इलाज का वरदान मिल गया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद और लोकसभा एथिक्स कमेटी की सदस्य अपराजिता सारंगी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के अब तक के व्यवहार पर असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि समिति ने महुआ को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिए थे, लेकिन महुआ ने न सिर्फ अवसर गंवाए बल्कि एथिक्स कमेटी में अमर्यादित व्यवहार भी किया। महुआ मोइत्रा जी ने अमर्यादित व्यवहार किया, अनएथिकल कंडक्ट, अनैतिक व्यवहार किया। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को दूसरों के साथ साझा करना यह बिल्कुल गलत है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है और हम सब पार्लियामेंटेरियन हैं। वो एक पार्लियामेंटेरियन है, मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, तो हमें बड़े सोच समझ के काम करना पड़ता है और बड़ी परिपक्वता से, बड़ी मैच्योरिटी के साथ, जिसे हम कहते हैं, बड़े संतुलित तरीके से काम करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 और 20 जून को पंजाब विधानसभा के सत्र को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अब राज्यपाल इस सत्र को वैध मानते हुए अपने पास लंबित बिल पर फैसला लें। कोर्ट ने कहा, विधानसभा सत्र की वैधता पर राज्यपाल की ओर से सवाल उठाना सही नहीं है। विधानसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं,
लिहाजा सत्र को राज्यपाल द्वारा गैर कानूनी ठहराना संवैधानिक रूप से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका पर आदेश दिया है। पंजाब सरकार ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की ओर से विधानसभा से पास बिल को मंजूरी देने में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लंबित विधेयकों पर अपना रुख दोहराते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वह संविधान के अनुसार जो उचित है वही करेंगे। कोची में पत्रकारों से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि केरल सरकार और राज्यपाल के बीच बिल्कुल भी कोई झगड़ा नहीं है और वह संविधान की भावना के अनुसार चलेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय विधेयक धन विधेयक है और धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व मंजूरी के बिना विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है। Some expenditure will be incurred, and if you want to have a law which involves some expenditure, then it is called money bill. And for placing money bill in the assembly, you need prior approval of the governor. You want me to violate the constitution? Certainly not. सुप्रीम कोर्ट से लगातार मिल रही फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड इवन का फैसला वापस ले लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ये फैसला अभी लागू नहीं होगा। दीपावली के बाद स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर हलफनामा दायर किया था, जिस पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन का फैसला दिल्ली सरकार पर छोड़ा था। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को लेकर राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने और एक्शन प्लान लागू करने की इसमें सलाह दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशक ने भी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने इन राज्यों को वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही पटाखे ना छोड़ने को लेकर भी जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। साथ ही पराली जलाने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने की सलाह दी है। देहरादून में आज आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रेजिंग डे परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अमित शाह ने शहीद स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल भी परेड में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने सबसे पहले परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान 5 फ्रंटियर, ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, नक्सल फ्रंटियर्स, महिला नक्सल फ्रंटियर, स्की फोर्स, कमांडो दस्ता, पैराट्रूपर्स की टुकड़ियां परेड में शामिल हुईं। आईटीबीपी सीमा द्वार में आयोजित परेड को देखने के लिए यहां हजारों लोगों की भीड़ जुटी। स्वागत के लिए महिलाएं पारंपरिक परिधानों में आईं। वहीं कई बच्चे सेना की वर्दी पहनकर भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भाजपा सांसद अनिल बलूनी और भाजपा नेता ओम पाठक ने आम आदमी पार्टी के एक्स पर सोशल मीडिया हैंडल से हुई विवादित टिप्पणी को लेकर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। आपके एक्स हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित वीडियो पोस्ट किया गया था। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस मामले में
निर्वाचन आयोग से उचित कार्रवाई की उम्मीद जताई है। साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया, उन्होंने कुछ दिन पहले दिए गए प्रियंका गांधी के विवादित बयान के बारे में भी निर्वाचन आयोग से जानकारी ली है। हमने एक प्रियंका वाड्रा जी ने कुछ बयान दिया था, तो हमने ये भी पूछा कि क्या वो जो नोटिस इशू किया था उसके बारे उनका जवाब आया, तो हमें ये जानकारी दी गई कि यस अ रिप्लाई हैज़ बीन रिसीव्ड। और आप प्रियंका वाड्रा जी ने एक और बयान दे दिया है कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसके कारण जिसके थ्रू बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलती थी लोगों से की, और वो हमने शायद उसको प्राइवेटाइज कर दिया है। तो ये कहाँ पे हुआ, क्या हुआ? तो समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली बेसलेस, फॉल्स, किसी दिन सुबह उठ के आप कुछ भी बोल दीजिए। तो वी पॉइंटेड दैट आउट टू द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो। भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 5 से 9 नवंबर को मुंबई में भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में किया गया। यह आयोजन भारतीय नौसेना नौकायन संघ द्वारा किया गया। इसमें तीनों भारतीय नौसेना कमानों से लगभग 100 जवानों ने भाग लिया। INSC आज़ादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया अभियान के तहत भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में से एक है। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।